रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब एक नए प्रस्ताव ने दुनिया का ध्यान खींचा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसी योजना का सुझाव दिया है जो न केवल युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है, बल्कि इसमें भारत जैसे देशों की महत्वपूर्ण भूमिका भी हो सकती है। पुतिन ने यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की निगरानी में एक अस्थायी सरकार स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे वहां चुनाव कराए जा सकें। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की दुश्मनी जगजाहिर है। संयुक्त राज्य अमेरिका अक्सर ईरान पर फिलिस्तीनियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाता है और ईरान को इसका परिणाम भुगतने की धमकी देते रहता है। हालांकि ईरान पर संयुक्त राज्य अमेरिका की धमकियों का कोई असर नहीं पड़ा है। समय समय पर ईरान की ओर से भी अमेरिका को उसी की भाषा में उसे जवाब भी दिया जाता है। रमजान के पवित्र महीने के दौरान संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने कैदियों के लिए बड़े पैमाने पर क्षमा की घोषणा की है, जिसमें 500 से अधिक भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। फरवरी के अंत में लागू इस फैसले के तहत राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने 1295 कैदियों की रिहाई का आदेश दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने 1518 कैदियों को क्षमादान दिया। संभल सीओ अनुज चौधरी के सेवियां और गुजिया खाने वाले बयान पर आम आदमी पार्टी (आप) सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया है। संभल पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने संभल सीओ अनुज चौधरी के सेवियां और गुजिया खाने वाले बयान पर कहा कि कौन मुसलमान है जो गुजिया नहीं खाता, कौन मुसलमान है जो गुजिया खाना चाहता है। ऐसी बातें कहने से क्या हासिल होगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में उत्तर कोरिया खुलकर मास्को का साथ दे रहा है। दक्षिण कोरियाई सेना के मुताबिक उत्तर कोरिया ने इस साल रूस को न सिर्फ घातक हथियारों की आपूर्ति बढ़ाई है, बल्कि 3000 और सैनिक भी भेजे हैं। इन सैनिकों को युद्ध के मैदान में रूसी सेना का साथ देने के लिए तैनात किया गया है। अमेरिका अपनी तरफ से ईरान और फिलिस्तीनियों को हर समय धमकी देता रहता है। हालांकि इन धमकियों को कुछ खास असर न तो ईरान पर पड़ता नजर आता है और न ही फिलिस्तीन पर। इसके बाद भी अमेरिका अपनी आंखें दिखाता रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को विजयवाड़ा में राज्य सरकार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और वंचित मुस्लिम परिवारों के उत्थान के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। रमजान की शुभकामनाएं देते हुए नायडू ने मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया कि तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव ने भाजपा से आर पार करने का मुद्दा मिल गया है। राजपूत राजा राणा सांगा पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन की विवादित टिप्पणी के बाद शुरू हुए सियासी घमासान में उन्हें 2027 के चुनावों की चाबी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करनी सेना के लोगों द्वारा किए गए घेराव को राजूपत बनाम दलित बनाने की कोशिश हो रही है। यूपी में अवैध ई रिक्शा और ऑटो को लेकर अप्रैल से बड़ा अभियान चलने जा रहा है। इसको लेकर सीएम योगी ने परिवहन विभाग और डीएमएसपी को निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश के मुताबिक अवैध ई रिक्शा व ऑटो वालों के खिलाफ कार्रवाई और तेज की जाएगी। हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार ने ईद उल फितर की छुट्टी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने छुट्टी की घोषणा को रद्द कर दिया है। इससे प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। सरकार की ओर से 31 मार्च को ईद की छुट्टी कैंसिल किए जाने को लेकर सदन में सवाल उठाया गया। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि मुसलमानों का एक ही त्योहार होता है जो कि पूरे देश में मनाया जाता है। भारत को तोड़ने की साजिश रचने वाला पाकिस्तान अब खुद टूटने की कगार पर है। इस समय के हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। वहां हजारों बलूच सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना इस विद्रोह को दबाने के लिए क्रूरता का रास्ता अपना रही है। बांग्लादेश में पिछले साल हुए तख्तापलट के बाद से लगातार हो रहे प्रदर्शन है, वहां की अर्थव्यवस्था रेंग रही है। बांग्लादेश में लगातार मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में गेहूं और अन्य सामानों की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश ने रूस ने मदद मांगी है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार 27 मार्च 2025 को बताया कि बांग्लादेश अब रूस से अधिक गेहूं और फर्टिलाइजर आयात करेगा।